हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गुलफ्शा और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द लर्नर्स कम्युनिटी। आई होप आप सभी ठीक होंगे और आप सभी ने अपनी अपनी स्टडी जो है वो स्टार्ट कर दी होगी, क्योंकि जैसे कि आप सभी को पता है आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं और सेमेस्टर 4 के एग्ज़ाम पहले ही स्टार्ट हो जाएंगे। यानी इस मंथ में आपके सेमेस्टर 4 के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। तो आज की जो वीडियो होने वाली है वो हमारी सेमेस्टर 4 की होने वाली है, बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 4 की, जिसमें हम पॉलिटिकल साइंस जो है हमारी इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशन, ये आपकी बुक का नाम है, जिसके हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कवर करने वाले हैं। यानी यूनिट नंबर 1 के जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर होने वाले हैं आपकी बुक में से, जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे या पेपर में आने की पॉसिबिलिटी है, उन सभी को हम लेकर आए हैं यूनिट नंबर 1 के। ठीक है, आज की वीडियो में हम उन सभी क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो मेरी अपकमिंग वीडियोस होने वाली हैं यानी यूनिट नंबर 2, 3 एंड 4, इन सभी की वीडियो आपको मिल जाए और आप अपने पेपर में 100% कर पाएँ और अपने मार्क्स अच्छे ला पाएँ। और मार्क्स अच्छे लाने के लिए आपको द लर्नर्स कम्युनिटी DUSL को तो सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको अपनी स्टडी से रिलेटेड सारे ही सब्जेक्ट मिल जाते हैं और सभी की वीडियो अवेलेबल हैं। चलिए फिर बिना देरी करे आज की हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसा कि आप सबसे पहली हेडिंग ही देख सकते हैं, इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। हम आदर्शवाद, यथार्थवाद, उदारवाद, नव उदारवाद, संरचनावादी दृष्टिकोण और नारीवादी दृष्टिकोण, इन सभी दृष्टिकोणों को देखने वाले हैं। और पेपर में 100% इनमें से एक या दो क्वेश्चन बन जाते हैं। यानी आपके एग्जाम में इनमें से ज़रूर पूछा जाता है, ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि आदर्शवाद से आपका क्या अभिप्राय है, या यथार्थवाद से क्या अभिप्राय है, या फिर ये कहा जा सकता है नारीवाद और संरचनावादी दृष्टिकोण से अभिप्राय क्या है, या उदारवाद और नव उदारवाद में क्या अंतर है, इन दोनों के अंतरों को स्पष्ट कीजिए। ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो मैं पूरे ही इन सारे टॉपिक्स को कवर करने वाली हूँ और इनमें से कोई भी क्वेश्चन आए, आप एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ पाएंगे अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हैं और अच्छे से समझते हैं। चलिए फिर बिना देरी करे हम आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं अपने आदर्शवाद और उदारवाद के टॉपिक्स से। ठीक है, आदर्शवाद और उदारवाद, उदारवादी विचारधाराओं को देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के क्षेत्र में दो परस्पर जुड़े हुए विचार हैं, लेकिन इसमें सूक्ष्म अंतर भी हैं। यानी ये दोनों ही, इसमें ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, बस छोटा सा डिफरेंस है आदर्शवाद और उदारवाद में। चलिए फिर पहले हम लोग आदर्शवाद को देख लेते हैं कि आदर्शवाद क्या है। एक व्यापक दर्शन है जो मानता है कि विचार, नैतिकता और मूल्य भौतिक दुनिया से अधिक महत्वपूर्ण है। यानी ये जो है, ये विचार, नैतिकता और मूल्य को भौतिक दुनिया से अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। आदर्शवादी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अक्सर यथार्थवाद का खंडन करते हैं। यानी ये यथार्थवाद का खंडन करते हुए दिखाई देते हैं। यह इस बात पर जोर देते हैं कि राज्य को नैतिक सिद्धांतों के अनुसार कार्य करना चाहिए, ना कि केवल राष्ट्रीय हित के लिए। यानी जो आदर्शवादी हैं उनका मानना है कि राज्य यानी देश को नैतिक सिद्धांतों के आधार पर कार्य करने चाहिए, ना कि केवल राष्ट्र के हित के लिए। उसे नैतिक सिद्धांत के कार्य भी करने चाहिए। ठीक है, अब हम देखेंगे उदारवाद क्या है, उदारवादी विचारकों के क्या विचार हैं। उदारवादियों से निकलती हुई एक विशिष्ट विचारधारा है जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर लागू होती है। यह शांति, सहयोग, स्वतंत्रता, व्यक्तिगत अधिकारों और लोकतंत्र पर जोर देते हैं। यानी जो उदारवादी लोग होते हैं ये शांति पर, सहयोग पर, स्वतंत्रता पर, व्यक्तिगत अधिकारों और लोकतंत्र पर जोर देते हैं। उदारवादियों का यह मानना है कि राज्य को तर्कसंगत हित धारणाओं के रूप में कार्य करना चाहिए, जो सहयोग के माध्यम से एक लाभ प्राप्त कर सके। यानी इनका मानना है कि जो राज्य है, यानी राज्य का मतलब देश है, उसे तर्कसंगत हित धारणाओं का प्रयोग करना चाहिए और उन्हीं के आधार पर अपने लाभ को कमाना चाहिए, यानी उन्हीं के आधार पर आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय कानून संस्थाओं और आर्थिक परस्पर निर्भरता को शांति और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए उपकरणों के रूप में देखा जा सकता है। यानी आर्थिक परस्पर संबंधों को बनाने के लिए शांति और सहयोग को एक उपकरण के रूप में ये लोग देखते हैं। ठीक है, अब अंतर को सरल शब्दों में जानते हैं कि इन दोनों में मेनली क्या डिफरेंस है, इनके अंतर को देख लेते हैं। ठीक है,
आदर्शवाद एक छाता है और उदारवाद उस छाते के नीचे रखी विशिष्ट कुर्सियों में से एक है। यानी अगर हम बड़े लेवल पे देखें तो आदर्शवाद जो है हमें एक छाते की तरह प्रतीत होगा और उदारवाद उस छाते के नीचे बैठी कुर्सियों या ये कहें नीचे रखी गई कुर्सियों की तरह प्रतीत होगा। अगर आदर्शवाद बड़ा है तो उसके नीचे ही उदारवाद हम कहीं ना कहीं देख सकते हैं। ठीक है, आदर्शवाद व्यापक लक्ष्य नैतिकता पर आधारित की बात करता है, जबकि उदारवाद यह मानता है कि उन लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया जाए, शांति, सहयोग, लोकतंत्र आदि को बढ़ावा देकर। यानी आदर्शवाद का कहना है कि नैतिक लक्ष्य या नैतिकता पर आधारित होनी चाहिए सारी चीज़ें, और जो उदारवाद है वो इसी बात पर जोर देता है कि उस चीज़ को कैसे प्राप्त किया जाए, यानी शांति, सहयोग, लोकतंत्र, ये सभी नैतिकता की ही तो बातें हैं, पर ये कैसे हम लोग इसे प्राप्त कर पाएंगे ये उदारवाद कहता है, और आदर्शवाद कहता है हमें ये प्राप्त करने हैं, लेकिन कैसे प्राप्त करने हैं ये हमें उदारवाद सिखाता है। आई होप आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब हम इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। यह कहना कि हमें युद्ध को रोकने के लिए आदर्शवादी होना चाहिए एक आदर्शवादी कथन है, यानी युद्ध को रोकने के लिए हमें आदर्शवादी बनना है, ये एक आदर्शवादी कथन कहला सकता है। यह कहना कि लोकतंत्र के बीच सहयोग युद्ध को रोकने में मदद करता है, यह उदारवादी कथन है। जो आदर्शवादी लक्ष्य युद्ध रोकने को प्राप्त करने के लिए एक विशिष्ट तरीका है, यानी युद्ध को रोकने के लिए हमें लोकतंत्र को अपना लेना चाहिए, ये क्या हो जाएगा, ये हमारा उदारवादी कथन हो जाएगा, क्योंकि हमें युद्ध को रोकना है, मेन चीज हमारी यही है। तो ये क्या है, युद्ध को रोकना आदर्शवाद कहलाएगा, लेकिन उसे कैसे रोकना है, लोकतंत्र को अपनाकर। तो लोकतंत्र को अपनाना क्या कहलाएगा, हमारा उदारवाद कहलाएगा। आई होप आपको दोनों में पता चल गया होगा, दोनों में क्या अंतर है, दोनों अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में उदारवादी विचारधारा, यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में हम उदारवादी विचारधाराओं को कैसे देख सकते हैं। संक्षिप्त परिचय, पहले हम परिचय लिखेंगे इसका, अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको पहले ही परिचय लिखना है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में उदारवाद एक प्रमुख विचारधारा है जो शांति, सहयोग और स्वतंत्रता पर बल देती है। यह मानते हैं कि मानव स्वभाव मूल रूप से अच्छा है और राज्य नागरिकों की भलाई के लिए कार्य करते हैं। 18वीं शताब्दी के प्रबंधन काल में उभरने वाली इस विचारधाराओं ने अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यानी जो उदारवाद है वो 18वीं शताब्दी में उभरा और इसने अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को समझने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये राज्य और नागरिकों के ऊपर किस तरह से सोचा जाए, किस तरह से उनके विचारों को समझा जाए, इस बात पर भी ध्यान केंद्रित करती है। ठीक है, अब हम देखेंगे मुख्य सिद्धांत के उदारवादियों के क्या क्या मुख्य सिद्धांत होते हैं। पहला आप लिख सकते हैं व्यक्तिवाद। उदारवाद व्यक्तियों को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का केंद्र मानता है। यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता, समानता और अधिकारों पर जोर देता है। यानी ये जो है ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यक्ति को केंद्र के रूप में मानता है और उसके व्यक्तिगत स्वतंत्रता और समानता के अधिकारों को बढ़ावा देता है। अंतर्राष्ट्रीय कानून, उदारवादी अंतर्राष्ट्रीय कानून को राज्य के बीच व्यवहारों को नियंत्रित करने के लिए महत्वपूर्ण उपकरण मानते हैं। यानी उदारवादियों का मानना है कि हमें कानून को बनाए रखने के लिए, नियंत्रण रखने के लिए हमें उदारवाद को अपनाना चाहिए। नेक्स्ट आप लिख सकते हैं संस्थाकरणवाद। उदारवादी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और संस्थाओं को शांति और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं। यानी इनका मानना है कि हमें संस्थाओं को भी बढ़ावा देना चाहिए ताकि विश्व में शांति और सहयोग को बढ़ावा दिया जा सके। नेक्स्ट आप लिख सकते हैं आर्थिक परस्पर निर्भरता। उदारवादी मानते हैं कि व्यापार और आर्थिक परस्पर निर्भरता युद्ध को कम करने और सहयोग को बढ़ावा देने में मदद करती है। यानी इनका मानना है कि हमें आर्थिक और परस्पर सहयोग की भावना अपनानी चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी का सहयोग करेंगे तो दूसरा देश भी तो हमारा सहयोग करेगा, और जैसे ही हम एक दूसरे का सहयोग करेंगे तो हमारे जो रिश्ते होंगे, यानी इस देश के और इस देश के जो आपस में रिश्ते होंगे वो कहीं ना कहीं अच्छे बन जाएंगे, जो वो कि युद्ध को रोकने और शांति स्थापित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं लोकतंत्र। उदारवादी मानते हैं कि लोकतांत्रिक राज्य शांतिपूर्ण और सहयोगात्मक होते हैं। यानी इनका मानना है कि जो लोकतांत्रिक राज्य होते हैं वो शांतिपूर्ण होते हैं और सहयोगात्मकता होती है, उनमें सहयोग को बढ़ावा देने का प्रयास करते हैं वो, ताकि विश्व में युद्ध जैसी स्थिति पैदा ना हो। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं उदारवादी विचारधाराओं के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतवादी। यानी
अब हम उदारवादी जो विचारधारा हैं उनके जो महत्वपूर्ण सिद्धांतकार हैं जिन्होंने इसके ऊपर थ्योरी दी हैं, अब हम उनके नाम देख लेते हैं, जो कि अगर आप पेपर में लिखेंगे तो आपको 100% अच्छे मार्क्स मिलने की उम्मीद हो जाती है, क्योंकि ये जो नाम होते हैं ये हर किसी बच्चे को नहीं पता होते। कोई भी थ्योरी लिख देता है, लेकिन जो मेन पॉइंट होते हैं वो यही हैं। अगर आप ये लिख कर आएंगे तो 100% आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। चलिए फिर इनके नाम देख लेते हैं। इमानुएल कांट, जो कि शीत युद्ध के विचारों के लिए प्रसिद्ध हैं। नॉर्मन एंजल, युद्ध का आर्थिक भ्रम पुस्तक के लेखक, इन्होंने युद्ध का आर्थिक भ्रम पुस्तक लिखी है। एंड नेक्स्ट है हमारे डेविड हेल्ड, ग्लोबलाइजेशन एंड डेमोक्रेसी पुस्तक के लेखक हैं ये। आप इनमें से जो आपको इजी लगे वो आप 2 या 3 याद कर लेना। अगर आपके पेपर में आए तो आप 100% इन्हें लिख कर आना, ठीक है, ताकि आपके अच्छे मार्क्स आ पाएँ। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं उदारवादी विचारधाराओं के मुख्य बिंदु। अब हम देखेंगे उदारवादी विचारधाराएं जो थी उसके मुख्य बिंदु क्या क्या हैं, ठीक है। पहला है शांति और सहयोग। उदारवादी युद्ध को अनावश्यक और विनाशकारी मानते हैं। वह शांतिपूर्ण सहयोग और कूटनीति के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को हल करने पर बल देते हैं। यानी जो उदारवादी लोग होते हैं वो युद्ध को अनावश्यक मानते हैं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है ऐसा मानते हैं, और शांति को बढ़ावा देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप लिख सकते हैं मानवाधिकार। उदारवादी सभी लोगों के लिए मानवाधिकारों की रक्षा को महत्वपूर्ण देते हैं, यानी इनका मानना है कि मानवाधिकारों की रक्षा सबसे महत्वपूर्ण होती है। अंतर्राष्ट्रीय न्याय, उदारवादी अंतर्राष्ट्रीय न्याय और समानता के लिए प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं वैश्वीकरण। उदारवादी वैश्वीकरण और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को समर्थन करते हैं। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं बहुपक्षवाद। उदारवादी बहुपक्षवाद और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में विश्वास रखते हैं, यानी इनका मानना है कि बहुपक्षवाद होना चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संगठन बनने चाहिए ताकि सहयोग को बढ़ाया जा सके और एक दूसरे की सहयोग से आगे बढ़ा जा सके। अब हम देखेंगे उदारवादी विचारधाराओं की आलोचना। उदारवादी विचारधाराओं की किस तरह से आलोचना की जाती है, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं इनकी आलोचना किस उसमें की जाती है। यथार्थवादी क्या बोलते हैं इसकी आलोचना में। यथार्थवादी उदारवादियों की आदर्शवादी मान्यताओं की आलोचना करते हैं और तर्क देते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध शक्तियों पर आधारित होते हैं। यानी जो यथार्थवादी होते हैं, यथार्थवादी उदारवादी, वो आदर्शवादी मान्यताओं की आलोचना करते हैं और कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो होते हैं वो शक्ति पर आधारित होते हैं बस। और इनकी जो नेक्स्ट आलोचना करते हैं वो है आलोचनात्मक सिद्धांत। आलोचनात्मक सिद्धांतवादी उदारवादियों पर पश्चिमी पूर्वग्रह और सत्ता संरचनाओं को बनाए रखने का आरोप लगाती हैं, यानी इनका मानना है कि ये सत्ता संरचना को बनाए रखती हैं, उसमें चेंजेस नहीं करती हैं। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उदारवाद के कुछ उदाहरण। अब हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उदारवाद के क्या क्या उदाहरण आप लिख सकते हैं या किस तरह से हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उदारवाद को देखते हैं। पहला आप लिख सकते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उदारवादी विचारों ने संयुक्त राष्ट्रीय और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के निर्माण में प्रेरित किया, यानी उदारवादियों ने संयुक्त राष्ट्रीय संघ और अन्य जितने भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संगठन बनाए हैं उनमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं शीत युद्ध का अंत। उदारवादियों ने सोवियत संघ के पतन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, यानी कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं उदारवादियों ने सोवियत संघ के पतन में और शीत युद्ध का समाप्त करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं वैश्वीकरण। उदारवादी विचारों ने वैश्वीकरण और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा दिया है। तो उदारवादियों का एक महत्वपूर्ण योगदान ये भी है कि वो वैश्वीकरण को बढ़ावा देते हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार को बढ़ाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं आप इसके निष्कर्ष में क्या लिख सकते हैं और किस तरह से आप इसके निष्कर्ष को डिफाइन कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में उदारवाद एक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली विचारधारा है। यह शक्ति, सहयोग और स्वतंत्रता के मूल्यों को बढ़ावा देता है। यानी हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देख सकते हैं उदारवाद जो है एक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली विचारधारा है जो शांति, सहयोग और स्वतंत्रता को बढ़ावा देता हुआ हमें दिखाई देता है। हालांकि उदारवाद की अपनी सीमाएं भी हैं। यथार्थवाद और आलोचनात्मक सिद्धांत यथार्थवादी दुनिया की जटिलताओं को समझने में उदारवाद की क्षमता को चुनौती देते हैं, यानी कहीं ना कहीं हम ये देख सकते हैं जो यथार्थवाद और आलोचनात्मक सिद्धांत हैं वो उदारवाद को कहीं ना कहीं चुनौती देते हुए हमें दिखाई भी देते हैं। फिर भी उदारवाद अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और वैश्विक समस्याओं के समाधान के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता
है। यह वैश्विक शासन के मानकों को निर्धारित करने और मानवाधिकारों की रक्षा करने में योगदान देता है। यानी फिर भी इसके बावजूद भी हम ये कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये सहयोग और समस्या समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और वैश्विक शासन के मानकों को निर्धारित करने और मानव अधिकारों की रक्षा करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता हुआ हमारे सामने दिखाई देता है। ठीक है, अंत में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझने के लिए उदारवाद, यथार्थवाद और अन्य विचारधाराओं के साथ संवाद में सबसे अच्छा समझा जा सकता है। यह बहुआयामी दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की जटिलताओं को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है। यानी ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो राजनीति है और उसकी जो जटिलताएं हैं उनको समझने में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने में और जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के संबंध होते हैं उनको अच्छा बनाने में, एक देश के दूसरे देश के साथ संबंधों को स्थापित करने में और संबंधों को सुधारने में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आई होप आपको अभी तक ये सारी जितना भी पढ़ा है वो सभी समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं जो कि है हमारा सशस्त्रीय उदारवाद अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक प्रभावशाली विचारधारा। यानी अब हम सशस्त्रीय उदारवाद को जानने वाले हैं कि सशस्त्रीय उदारवाद क्या होता है और किस तरह से ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव डालता है। ठीक है, सशस्त्रीय उदारवाद जिसे अक्सर बेल्शियन उदारवाद के नाम से भी जाना जाता है 20वीं शताब्दी के शुरुआत के दौरान में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक प्रमुख विचारधारा के रूप में उभरा। यह विचारधारा अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन के विचारों से प्रेरित थी, जिन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को पुनर्व्यवस्थित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यानी ये जो व्यवस्था है या ये कहें सशस्त्रीय उदारवाद है उसे बेल्शियन उदारवाद के नाम से भी जानते हैं। और ये जो है ये वुडरो विल्सन, अमेरिकी राष्ट्रपति जो वुडरो विल्सन थे उनकी विचारधारा से प्रेरित थी और 20वीं शताब्दी में ये उभर कर आई और इसने प्रथम विश्व युद्ध के अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को पुनर्वर्तित या फिर ये कहें दोबारा से जोड़ने और दोबारा से खड़ा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब आपको बताना है वुडरो विल्सन ने किस संगठन की स्थापना की थी कमेंट बॉक्स में। अगर आप ध्यान से पढ़ रहे हैं और आपने ये बुक पढ़ी है तो डेफिनेटली आप इसका आंसर दे पाएंगे, अदरवाइज आप बेकार स्टूडेंट हैं, आप नहीं दे पाएंगे। चलो तो फिर देखते हैं कौन कौन इसका आंसर देता है कि वुडरो विल्सन ने किस संगठन की स्थापना करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, होमवर्क क्वेश्चन, जिसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सशस्त्रीय उदारवाद के प्रमुख सिद्धांत। अब हम देखेंगे सशस्त्रीय उदारवाद के कौन कौन से प्रमुख सिद्धांत हैं। पहला आप लिख सकते हैं व्यक्तिवाद। सशस्त्रीय उदारवाद व्यक्तियों को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का केंद्र मानता है। वह व्यक्तिगत स्वतंत्रता, समानता और अधिकारों पर बल देता है। यानी ये जो है ये व्यक्ति को केंद्र अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का केंद्र मानता है और व्यक्तियों की स्वतंत्रता, समानता और अधिकारों पर बल देता है। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय कानून। सशस्त्रीय उदारवाद अंतर्राष्ट्रीय कानून को राज्यों के बीच व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण मानते हैं। यानी ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कानूनों को लागू करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता हुआ दिखाई देता है। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं संस्थाकरणवाद। सशस्त्रीय उदारवादी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और संस्थाओं को शांति और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण माना जाता है। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं आर्थिक परस्पर निर्भरता। सशस्त्रीय उदारवादी मानते हैं कि व्यापार और आर्थिक परस्पर निर्भरता युद्ध को कम करने और सहयोग को बढ़ावा देने में मदद करती है। यानी अगर हमें युद्ध को कम करना है तो हमें आर्थिक परस्पर निर्भरता होनी चाहिए ताकि हम एक दूसरे की मदद करें और हमारे जो संबंध हैं वो अच्छे स्थापित हो पाएं। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं लोकतंत्र। सशस्त्रीय उदारवादी मानते हैं कि लोकतंत्र राज्य शांतिपूर्ण और सहयोगात्मक है। यानी जो लोकतंत्र है वो शांतिपूर्ण और सहयोगात्मक है, जिसकी वजह से शांति को बढ़ावा दिया जाता है। अब हम देखेंगे इसमें नेक्स्ट जो आप लिख सकते हैं वुडरो विल्सन और सशस्त्रीय उदारवाद। यानी वुडरो विल्सन का सशस्त्रीय उदारवाद में क्या महत्वपूर्ण योगदान था और उन्होंने इसमें महत्वपूर्ण योगदान किस तरह से निभाया, अब हम उसको देखेंगे। ठीक है, वुडरो विल्सन सशस्त्रीय उदारवाद के सबसे प्रमुख विचारकों में से एक थे। उन्होंने राष्ट्रीय संघ लीग ऑफ नेशन की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो सशस्त्रीय उदारवाद विचारकों का प्रतिबिंबित था। यानी वुडरो विल्सन ने सशस्त्रीय उदारवाद में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और इन्होंने ही लीग ऑफ नेशन की भी स्थापना की थी या इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब हम देखेंगे नेक्स्ट विल्सन के 14 सूत्रों में उन्होंने आत्मनिर्णय, सामूहिक सुरक्षा
खुले समुद्रों जैसे सिद्धांतों को बढ़ावा दिया। इस सिद्धांतों का उद्देश्य एक अधिक शांतिपूर्ण और न्यायपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का निर्माण करना था। यानी वुडरो विल्सन ने अपने 14 सूत्र दिए थे जिनों में उन्होंने अपने खुले समुद्र जैसे सिद्धांत दिए थे, जहां पर उन्होंने शांतिपूर्ण और न्यायपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थाओं को बनाना और उनका निर्माण करना और उन्हें लागू करने की बात की थी। ठीक है, सशस्त्रीय उदारवाद की सफलता और सीमाएं। अब हम देखेंगे सशस्त्रीय जो उदारवाद है उसकी जो सफलताएं हैं और उसकी जो सीमाएं हैं वो कौन कौन सी हैं। सशस्त्रीय उदारवाद ने कुछ महत्वपूर्ण सफलताएं हासिल की, जैसे राष्ट्रीय संघ की स्थापना और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का पुनर्गठन। यानी हम ये कह सकते हैं सशस्त्रीय उदारवाद जो है उसने एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है, जिसमें कि राष्ट्रीय संघ की स्थापना और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थाओं का पुनर्गठन करना है। हालांकि सशस्त्रीय उदारवाद की कुछ सीमाएं भी हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ के उदय ने ध्रुवीय विश्व व्यवस्था को जन्म दिया, जिसके परिणाम स्वरूप सशस्त्रीय उदारवाद विचारों का प्रभाव कम हो गया। यानी इसकी सीमाओं में आप लिख सकते हैं कि जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था तो 2 ध्रुवों में पूरा विश्व बढ़ गया था, जिसकी वजह से जो इसका प्रभाव था वो कहीं ना कहीं खत्म होता हुआ दिखाई दिया। इसके अलावा सशस्त्रीय उदारवाद को अक्सर आदर्शवादी और यथार्थवादी दुनिया की जटिलताओं को समझने में असमर्थ होने के लिए आलोचना की जाती है। यानी इसकी आलोचना ये कहकर भी की जाती है कि ये यथार्थवादी और जो हमारे आदर्शवादी हैं इनकी जटिलताओं को नहीं समझ पाता, ये इनकी जटिलताओं को समझने में असमर्थ रहता है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम इसके निष्कर्ष को देखेंगे कि आप इसके निष्कर्ष में क्या लिख सकते हैं। सशस्त्रीय उदारवाद अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक प्रभावशाली विचारधारा है। हालांकि इसकी सीमाओं के बावजूद सशस्त्रीय उदारवाद विचारों ने शांति, सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए को प्रेरित करना जारी रखा है। यानी हम ये कह सकते हैं ये एक प्रभावशाली विचारधारा है, लेकिन शांति, सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय न्याय की जो वो विचारधाराएं हैं या ये कहें जो उसकी प्रेरणा है उसको जारी रखा है। इसने कहीं ना कहीं उनको बढ़ाने का प्रयास किया है। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि सशस्त्रीय उदारवाद एक जटिल विचारधारा है। यानी हम ये कह सकते हैं कि सशस्त्रीय उदारवाद जो है ये एक जटिल विचारधारा है और इस सारांश में सभी पहलुओं को शामिल करना संभव नहीं है। और ये जो विचारधारा है इसमें हम सभी चीज़ों को एक साथ नहीं ला सकते, क्योंकि ये एक तरह की जटिल व्यवस्था या जटिल विचारधारा है। आई होप आपको सशस्त्रीय उदारवाद भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट यानी नव उदारवाद की तरफ कि नव उदारवाद क्या है और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नव उदारवादी दृष्टिकोण कैसा है, या ये कहें कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में हम नव उदारवाद को किस तरह से देख सकते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध के दौरान सशस्त्रीय उदारवाद की समीक्षा स्पष्ट होने लगी। यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हम सशस्त्रीय उदारवाद की जो सीमाएं थी वो स्पष्ट रूप से देख पा रहे थे। इस कारण से 1970 के दशक में नव उदारवाद नामक एक नया विचारधारा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में उभरा और 1970 के दशक में नव उदारवाद विचारधारा की उत्पत्ति हुई, या ये कहें ये उभरा। यह विचारधारा सशस्त्रीय उदारवाद के आदर्शवादी दृष्टिकोण के अलग हटकर यथार्थवादी दुनिया की जटिलताओं को समझने का प्रयास करता है। यानी ये कह सकते हैं जो सशस्त्रीय उदारवाद था वो तो बहुत ज़्यादा जटिल था, लेकिन ये उससे हटकर जो यथार्थवादी दृष्टिकोण है उसकी जटिलताओं और यथार्थवादी दुनिया को समझने का एक प्रयास कर रहा था। कौन? नव उदारवाद। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट नव उदारवाद की मुख्य विशेषताएं कि नव उदारवाद की मुख्य क्या क्या विशेषताएं हैं। पहली आप लिख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की संरचना अराजक है। नव उदारवादी यथार्थवादियों से सहमत हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में अराजकता का माहौल है। यानी जो नव उदारवादी हैं वो यथार्थवादियों से सहमत हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में अराजकता का माहौल होना चाहिए। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं राज्य महत्वपूर्ण है। नव उदारवादी राज्य को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में महत्वपूर्ण अभिनेता मानते हैं। यानी कि ये किसी भी देश को एक महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के साथ। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं सहयोग संभव है। नव उदारवादी यह मानते हैं कि राज्य के बीच सहयोग संभव है, भले ही यह सशस्त्रीय उदारवादियों द्वारा
कल्पना की गई आदर्श स्थिति से कम हो। यानी ये लोग सहयोग को बढ़ावा देते हैं कि हाँ, सहयोगों को बढ़ाना चाहिए और सहयोग करना चाहिए। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं संस्थाओं का महत्व। नव उदारवादी गैर राज्य संगठनों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को महत्वपूर्ण मानते हैं जो राज्यों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी ये जो है ये संस्थाओं को बढ़ावा देते हैं, चाहे राज्य की संस्थाएं हों या गैर राज्य संगठन की संस्थाएं हों या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्थाएं हों, सभी को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं सकारात्मक पद्धति। नव उदारवादी सकारात्मक पद्धति पर बल देते हैं जो तथ्यों और डेटा पर आधारित अध्ययन पर केंद्रित है। यानी ये जो है ये तथ्य और डेटा को भी बढ़ाने का प्रयास करते हैं और सकारात्मक पद्धति को अपनाते हैं। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं आर्थिक परस्पर निर्भरता। नव उदारवादी मानते हैं कि आर्थिक परस्पर निर्भरता राज्यों के बीच सहयोग को बढ़ावा दे सकती है और युद्ध को कम कर सकती है। यानी जो आर्थिक परस्पर निर्भरता है वो सहयोग को बढ़ा सकती है और जो निर्भरता है उसको भी कहीं ना कहीं खत्म कर सकती है। आई होप आपको इसकी विशेषताएं अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब हम देखेंगे नव उदारवाद और यथार्थवाद के बीच अंतर, कि नव उदारवाद और यथार्थवाद के बीच क्या क्या डिफरेंस है। अब हम इन डिफरेंस को देखने वाले हैं। पहला आप लिख सकते हैं सहयोग पर बल। नव उदारवादी यथार्थवाद की तुलना में सहयोग पर बल देते हैं। यानी जो नव उदारवादी हैं वो सहयोग पर बल देते हैं और यथार्थवादी सहयोग पर बल नहीं देते थे। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं संस्थाओं का महत्व। नव उदारवादी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को यथार्थवादियों की तुलना में अधिक महत्व देते हैं। यानी नव उदारवादी जो हैं वो संस्थाओं को महत्व देते हैं जबकि यथार्थवादी नहीं देते थे। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं सृजनात्मक पद्धति। नव उदारवादी सृजनात्मक पद्धति का उपयोग करते हैं जबकि यथार्थवादी अधिक व्याख्यात्मक दृष्टिकोण अपनाते हैं। यानी जो नव उदारवादी हैं वो सृजनात्मक पद्धति को अपनाते हैं और जो यथार्थवादी हैं वो व्याख्यात्मक दृष्टिकोण को अपनाते हैं। यही मेनली दोनों में डिफरेंस है जो आप देख सकते हैं। आई होप आपको नव उदारवाद भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं कि आप इसके निष्कर्ष में किस तरह से लिख सकते हैं। निष्कर्ष लिखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो आप निष्कर्ष लिखना कभी मत भूलना। ओके, नव उदारवादी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक महत्वपूर्ण विचारधारा है। यह यथार्थवादी दुनिया की जटिलताओं को समझने का प्रयास करती है और राज्य के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए व्यावहारिक समाधान प्रदान करती है। यानी जो नव उदारवादी व्यवस्था है ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विचारों को समझने और उन्हें सोचने में मदद करती है और यथार्थवादी जो दुनिया है उसकी जटिलताओं को समझने का प्रयास करती है। और ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि जो नव उदारवादी विचारधारा है ये एक जटिल प्रक्रिया नहीं है। ये गलती से जटिल हो गया है पर ये जटिल नहीं होता और इसमें किसी भी पहलू को हम आसानी से रख सकते हैं क्योंकि हम इसमें यथार्थवाद की जो जटिलताएं हैं उनको समझने का भी प्रयास करते हैं। आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और आगे जो हमारा टॉपिक है वो है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में यथार्थवाद। यानी अब हम यथार्थवाद को जानने वाले हैं कि यथार्थवाद क्या है, वो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के साथ जोड़कर। यथार्थवाद अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक प्रमुख विचारधारा है जो मानवीय स्वभाव, शांति और राष्ट्रीय हित पर केंद्रित है। यह मानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था अराजक है, अर्थात कोई एक प्राधिकार नहीं है जो राज्य के बीच व्यवस्था बनाए रखे। यानी इनका मानना है कि जो अंतर्राष्ट्रीय विचारधारा है उसमें मानव जो है वो स्वभाव, शांति और राष्ट्रीय हित को केंद्र में रखते हैं और जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था है वो अराजक है जिसकी वजह से कोई भी एक प्राधिकार नहीं होता है इसके अंतर्गत। ठीक है, यथार्थवादी यह मानते हैं कि राज्य का प्राथमिक लक्ष्य अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करना है। यानी इनका मानना है कि राज्य सबसे पहले अपनी सुरक्षा को आगे रखता है और सारी चीज़ों को बाद में देखता है। वह शक्ति को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में महत्वपूर्ण मानता है और यह मानते हैं कि राज्य को अपनी शक्ति को बढ़ाने और बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। यानी इनका मानना है कि जो राज्य है उसे अपनी शक्ति को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए और किस तरह से उसे बनाए रखा जा सकता है इस बात पर जोर देना चाहिए। अब हम नेक्स्ट इसमें लिख सकते हैं यथार्थवाद की प्रमुख विशेषताएं। यानी अब हम देखेंगे यथार्थवाद की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं। मानव स्वभाव। यथार्थवादी मानते हैं कि
ही मानव स्वभाव स्वार्थी है। लोग और राज्य अपने हितों को अधिकतम करने का प्रयास करते हैं, भले ही उसका मतलब दूसरों की कीमत पर हो। यानी जो यथार्थवादी हैं उनका मानना है कि मनुष्य जो है एक स्वार्थी व्यक्ति है और वो दूसरों के भी स्वार्थ को छीन सकता है अपने स्वार्थ को हासिल करने के लिए। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं शांति। यथार्थवादियों के लिए शांति अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में केंद्रित है। वह मानते हैं कि राज्य को अपनी सुरक्षा और हितों को बढ़ावा देने के लिए शांति का उपयोग करना चाहिए। यानी इनका मानना है कि जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है उन्हीं में शांति जो है उन्हीं में केंद्रित है और राज्य को अपनी शक्तियों को बढ़ाना चाहिए ताकि वो शांति को स्थापित कर सके। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं राष्ट्रीय हित। यथार्थवादियों का मानना है कि राज्य का प्राथमिक लक्ष्य अपनी सुरक्षा और हितों को बढ़ावा देना है। वह नैतिकता और आदर्शवाद पर राष्ट्रीय हित को प्राथमिकता देते हैं। यानी इनका मानना है कि राज्य को अपनी सुरक्षा और हितों को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए और नैतिकता और आदर्शवाद की तरह अपने हितों को प्राथमिकता देनी चाहिए। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं अराजकता। यथार्थवादी मानते हैं कि राष्ट्रीय व्यवस्था अराजक है। कोई एक प्राधिकार नहीं है जो राज्य के बीच व्यवस्था बनाए रखे और राज्य को अपनी सुरक्षा के लिए खुद जिम्मेदार होना चाहिए। यानी इनका मानना है कि जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था है वो अराजक है और सभी देशों को अपनी जिम्मेदारी खुद उठानी चाहिए। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं सुरक्षा की दुविधा। यथार्थवादियों का मानना है कि राज्य के बीच सुरक्षा की दुविधा है। जब एक राज्य अपनी सुरक्षा को बनाने का प्रयास करता है तो यह दूसरे राज्य के लिए खतरा पैदा कर सकता है जो बदले में अपनी सुरक्षा को बढ़ाने का प्रयास करेगा। यह एक हथियारों की होड़ और संघर्ष की ओर ले जा सकता है। यानी सुरक्षा की दुर्बलता है। अगर कोई ये कहते हैं कि अपनी सुरक्षा को बढ़ाने के लिए हमें अपनी शक्ति बढ़ानी चाहिए, अगर हम अपनी शक्ति बढ़ाएंगे तो जाहिर सी बात है जो सामने वाला देश है वो भी तो अपनी शक्ति बढ़ाएगा और शक्ति बढ़ाने के चक्कर में ऐसा ना हो हथियारों की होड़ शुरू हो जाए और वो संघर्ष का रूप ले ले या फिर युद्ध का रूप ले ले। तो इसमें सुरक्षा की दुर्बलता को देखा जा सकता है। ठीक है, अब हम देखेंगे यथार्थवाद के प्रकार कि यथार्थवाद कितने प्रकार का होता है। ठीक है, पहला आप लिख सकते हैं सशस्त्रीय यथार्थवाद। यह यथार्थवाद का सबसे पुराना रूप है। यह मानव स्वभाव, शांति और राष्ट्रीय हित पर केंद्रित है। थ्यूसोडाइट्स, मैकियावेली और थॉमस हॉब्स को सशस्त्रीय यथार्थवादी माना जाता है। यानी ये जो है ये तीनों ही सशस्त्रीय यथार्थवादी हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे नव यथार्थवाद। यह यथार्थवाद का एक आधुनिक रूप है जो शीत युद्ध के दौरान विकसित हुआ। यानी जो नव यथार्थवाद है उसका विकास जो हुआ था वो शीत युद्ध के दौरान हुआ था। यह शक्ति, राष्ट्रीय हित और सुरक्षा की दुविधा पर केंद्रित है। हंस मार्गथो, केनेथ बॉल्डिज और स्टीफन वॉल्ड को नव यथार्थवादी ही माना जाता है। यानी ये जो है ये नव यथार्थवादी हैं। अब हम लोग देखेंगे आक्रामक यथार्थवाद। यह यथार्थवाद का एक और आधुनिक रूप है जो मानता है कि राज्य अपनी शक्तियों का उपयोग अपनी रणनीति स्थितियों को बेहतर बनाने के लिए करेगा। जॉन मीयरशाइमर को आक्रामक यथार्थवादी माना जाता है। यानी इनका मानना है कि जो राज्य है वो अपनी रणनीति, अपनी शक्ति का प्रयोग अपने आप को मजबूत बनाने में करेगा, आक्रामक बनाने में करेगा। आई होप आपको यथार्थवाद के प्रकार भी समझ में आ गए होंगे। अब हम देखेंगे यथार्थवाद के कुछ उदाहरण। ठीक है, कुछ उदाहरण के रूप में अब हम यथार्थवाद को समझने वाले हैं। पहला आप लिख सकते हैं द्वितीय विश्व युद्ध। यथार्थवादी यह तर्क देंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध सुरक्षा की दुनिया का एक परिणाम है। जर्मनी ने अपनी शांति को बढ़ाने का प्रयास किया जिससे अन्य यूरोपीय शक्तियों को डर लगने लगा। इसने एक हथियार की दौड़ शुरू कर दी और अतः युद्ध में योगदान दिया। यानी यथार्थवादियों का ये मानना है कि जो द्वितीय विश्व युद्ध है वो कोई युद्ध नहीं है, वो तो जर्मनी ने अपनी शक्ति को बढ़ाने का प्रयास किया था और जब यूरोपीय देशों को ऐसे लगा कि जर्मनी हमारे लिए खतरा बन सकता है तो हथियारों की होड़ शुरू हुई और बाद में उसने युद्ध का रूप ले लिया। ठीक है, तो ये जो है ये एक तरह से शक्ति बढ़ा रहा था, वो तो युद्ध थोड़ी ना कर रहा था, वो तो सिर्फ अपनी शक्ति बढ़ा रहा था। ये यथार्थवादियों का मानना है। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं शीत युद्ध। यथार्थवादी यह तर्क देंगे कि शीत युद्ध संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और सोवियत संघ के बीच शक्ति संघर्ष का परिणाम था। दोनों महाशक्तियों ने अपनी शक्तियों और प्रभाव क्षेत्रों को विस्तार करने का प्रयास किया जिसके तनाव और टकराव
टकराव पैदा हुआ। यानी यथार्थवादियों का ये दावा होगा शीत युद्ध को लेकर कि जो शीत युद्ध है वो कोई युद्ध नहीं है, वो तो सोवियत संघ और अमेरिका ने अपनी अपनी शक्तियों को बढ़ाने का प्रयास किया था, जिसकी वजह से बाद में टकराव देखने को मिला। इन्होंने अपने अपने क्षेत्र को बढ़ाने की प्रयास किया था, जिसकी वजह से हम टकराव को देख पाते हैं। तो वही शीत युद्ध कहलाया। ठीक है, शीत युद्ध जो है वो यथार्थवादियों की नज़र में इस तरह से देखा जा सकता है। अब हम देखेंगे यथार्थवाद की आलोचना, कि यथार्थवाद की आलोचना किस तरह से की जाती है या किस वे में की जा सकती है, किस पॉइंट ऑफ व्यू में की जा सकती है। यथार्थवादियों को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का एक प्रभावशाली सिद्धांत माना जाता है, लेकिन इसकी प्रमुख आलोचना भी है। यानी यथार्थवाद अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक महत्वपूर्ण भूमिका तो निभाता ही है, लेकिन इसकी कुछ आलोचना भी है। अब हम इसकी आलोचना के बारे में ही चर्चा करने वाले हैं। पहला पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं, अत्यधिक सरलीकरण। कुछ आलोचकों का तर्क है कि यथार्थवाद अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की जटिलताओं को अत्यधिक सरल बनाता है। यह मानव प्रकृति, राज्य व्यवहार और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की प्रकृति के बारे में कई अनुमान लगाता है। यानी ये जो है ये अत्यधिक सरल है, जिसकी वजह से मानवीय प्रकृति, राज्य व्यवहार और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की जो चीज़ें हैं उनको अत्यधिक सरल बना देता है, अत्यधिक अनुमान लगाने लगता है कि ये ऐसे हो सकता है, ये ऐसे हो सकता है, जो कि सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं नैतिकता की उपेक्षा। यथार्थवाद को अक्सर नैतिकता की उपेक्षा करने के लिए आलोचना की जाती है। यथार्थवादी राज्यों को अपनी राष्ट्रीय हितों को अधिकतम करने के लिए प्रोत्साहित करता है, भले ही इसका मतलब अन्य देशों की नुकसान पहुंचाना हो। यानी ये जो है ये सिर्फ और सिर्फ अपने राज्य पर बल देने के लिए कहता है कि हाँ तुम अपने राज्य की शक्ति को बढ़ा लो, चाहे दूसरे को कितना भी नुकसान हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस तुम शक्तिशाली होने चाहिए। सामने वाला चाहे भूखा मर रहा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, या फिर तुम उसके लिए खतरा ही क्यों ना बन जाओ, तुम उसे बम से क्यों ना उड़ा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस तुम शक्तिशाली होने चाहिए। ये इस बात पर ध्यान देता है और इस बात पर ही बल देता है कि राज्य को सिर्फ शक्तिशाली होना चाहिए। ठीक है, आस पड़ोस के देशों को कोई मतलब नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा होगा क्या हम एक्चुअल में सरवाइव कर पाएंगे? एक्चुअल में क्या हमारी जो मित्रता है, हमारे जो संबंध हैं वो अच्छे हो पाएंगे? तो इसका जवाब होगा नहीं। तो इसीलिए कहीं ना कहीं इसकी आलोचना इस वे में की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आप लिख सकते हैं शांति की संभावना को कम करना। यथार्थवादियों का मानना है कि संघर्ष अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का एक स्वाभाविक हिस्सा है, जिसके परिणाम स्वरूप वह शांतिपूर्ण सहयोग की भावनाओं को कम करता है। यानी इनका मानना है जो संघर्ष है वो स्वाभाविक होता है, इसीलिए ये लोग शांतिपूर्ण जो संबंध हैं उनको कम करते हैं। इसीलिए ये कहते हैं राज्य सिर्फ तुम अपनी शक्ति बढ़ाओ, चाहे सामने वाले को तुम उड़ा दो बम से, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस अपनी शक्ति बढ़ाओ। इसी वजह से इसकी आलोचना की जाती है और यही कारण है ये शांति को बढ़ावा नहीं देता। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम इसके निष्कर्ष को देख लेते हैं कि आप इसके निष्कर्ष में क्या लिख सकते हैं। यथार्थवाद अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो हमें अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को समझने में मदद करता है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि राज्य क्या कार्य करता है, जैसे वह करते हैं और वह एक दूसरे के साथ कैसे बातचीत करते हैं। यद्यपि यथार्थवादियों की कुछ सीमाएं हैं, यह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन करने के लिए एक उपयोगी उपकरण बना हुआ है। यानी ये जो है ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो यथार्थवादी हैं वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सिर्फ शक्ति को बढ़ाने का प्रयास करते हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें ये इजी वे में भी समझा देते हैं कि हाँ ये ऐसे होना चाहिए, ये ऐसे होना चाहिए। ये आप सब निष्कर्ष में लिख सकते हैं। आई होप आपको यथार्थवाद भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में मार्क्सवादी दृष्टिकोण। यानी अब हम मार्क्सवादी दृष्टिकोण को देखने वाले हैं। मार्क्सवाद, जिसे वैज्ञानिक समाजवाद भी कहा जाता है, यानी मार्क्सवाद को वैज्ञानिक समाजवाद के नाम से भी जाना जाता है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध IR का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो कार्ल मार्क्स और फेडरियल एंगलिस द्वारा विकसित किया गया था। यह सिद्धांत पूंजीवाद, वर्ग संघर्ष और उत्पादन के साधनों के स्वामित्व पर केंद्रित है। यानी इसके जो विकास किया गया था वो कार्ल मार्क्स द्वारा किया गया था और ये पूंजीवाद, वर्ग और संघर्ष और उत्पादन के साधनों के स्वामित्व पर केंद्रित है। ये पूरा दृष्टिकोण मार्क्सवादी दृष्टिकोण। मार्क्सवादी IR का मुख्य तर्क यह है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक आर्थिक व्यवस्था द्वारा निर्धारित होता है, खासकर उत्पादन के साधनों
के स्वामित्व और नियंत्रण से, यानी इनका मानना है जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध होते हैं, IR होते हैं, उनमें हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था को देख सकते हैं और उन्हीं पर इसका प्रमुख नियंत्रण भी देखा जा सकता है। अब हम देखेंगे मार्क्सवादी IR के प्रमुख बिंदु, यानी मार्क्सवादी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के प्रमुख बिंदुओं के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। वर्ग संघर्ष। मार्क्सवादी मानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था वर्ग संघर्ष द्वारा विभाजित है। पूंजीपतियों जो उत्पादन के साधनों के मालिक हैं और मजदूर वर्ग जो अपनी श्रम शक्ति बेचते हैं के बीच संघर्ष होता है। यह संघर्ष राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होता है, यानी इनका मानना है जो अंतर्राष्ट्रीय वर्ग है वो पूंजीपति और मजदूर वर्ग के बीच में बटा हुआ है। पूंजीपति जो कि उत्पादन का साधन, जो कि किसी वस्तु का उत्पाद करते हैं यानी बनवाते हैं, और मजदूर वर्ग जो कि अपना श्रम बेचते हैं यानी काम करते हैं, इन दोनों के बीच में बटा हुआ है या विभाजित है। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं साम्राज्यवाद। मार्क्सवादी मानते हैं कि साम्राज्यवाद पूंजीवाद का उच्चतम चरण है। पूंजीवाद कम विकसित देशों का शोषण करता है ताकि वह अपने मुनाफे को अधिकतम कर सके, यानी इनका मानना है जो साम्राज्यवाद है वो पूंजीवाद से संबंधित है और ये जो है ये कम विकसित देशों के पास जाता है और उनका शोषण करता है ताकि अपने मुनाफे को बढ़ा सके, अपना विकास कर सके। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं असमानता। मार्क्सवादी मानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था असमान है। विकसित देश कम विकसित देशों की तुलना में अधिक शक्तिशाली और समृद्ध हैं। यह असमानता संघर्ष और अस्थिरता के कारण बनाती है, यानी जो विकसित देश हैं वो कम विकसित देशों के पास जाते हैं और उनका शोषण करते हैं, उनसे जो संघर्ष उनकी जो चीज़ें हैं वो लेते हैं और वहाँ पर असमानताएं पैदा कर देते हैं, अस्थिरता पैदा हो जाती है और इसी कारण से अस्थिरता भी हम देख सकते हैं। फिर आप लिख सकते हैं क्रांति। मार्क्सवादी मानते हैं कि क्रांति अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को बदलने का एकमात्र तरीका है। मजदूर वर्ग को क्रांति करनी चाहिए और समाजवाद की स्थापना करनी चाहिए जहाँ उत्पादन के साधनों पर सामूहिक स्वामित्व होना चाहिए, यानी मार्क्सवादियों का मानना है कि क्रांति ही अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को बदल सकती है। सिर्फ क्रांति एकमात्र ऐसी व्यवस्था है जो किसी को भी बदल सकती है और मजदूर वर्ग को क्रांति करनी चाहिए और साम्राज्यवाद की स्थापना करनी चाहिए जहां सभी उत्पादन के साधनों पर सभी का समान अधिकार होना चाहिए ताकि मजदूर वर्ग भी आगे बढ़ सके। आई होप आपको ये चीज़ भी समझ में आ गई होगी। अब हम देखेंगे मार्क्सवादी IR के उदाहरण, यानी मार्क्सवादी IR के उदाहरणों के रूप में आप कहाँ कहाँ इसके उदाहरण देख सकते हैं, इसको देख लेते हैं। आप पहला उदाहरण लिख सकते हैं शीत युद्ध। मार्क्सवादी शीत युद्ध को पूंजीवादी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और समाजवादी सोवियत संघ के बीच वर्ग संघर्ष के रूप में देखा जा सकता है, यानी जब हमारा शीत युद्ध चल रहा था अमेरिका और सोवियत संघ के बीच जो संघर्ष था उसमें हम मार्क्सवाद को देख सकते हैं। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं वैश्वीकरण। मार्क्सवादी वैश्वीकरण को पूंजीवादियों द्वारा मजदूर वर्ग का शोषण करने के लिए साम्राज्यवाद का एक नया रूप मानते हैं, यानी हम कह सकते हैं जो वैश्वीकरण है वो पूंजीवाद का ही एक नया रूप है क्योंकि पूंजीवाद में और वैश्वीकरण में दोनों में ही मजदूर वर्ग का शोषण किया जाता है। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं असमानता। मार्क्सवादी विकसित और कम विकसित देशों के बीच असमानता और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में अस्थिरता का एक प्रमुख कारण बनता है, यानी हम कह सकते हैं जो अस्थिरता है वो विकसित देशों में और अविकसित देशों में यानी कम विकसित देशों में एक असमानता को पैदा करती हुई हमें दिखाई देती है। आई होप आपको ये उदाहरण भी अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं मार्क्सवाद के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक आर्थिक व्यवस्था द्वारा निर्धारित होते हैं, खासकर उत्पादन के साधनों के स्वामित्व और नियंत्रण, यानी मार्क्सवाद का कहना है जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अर्थव्यवस्था है उसका जो निर्धारण होता है वो उत्पादन के साधनों पर निर्धारित होता है, यानी उन पर ही डिपेंड होता है। अब हम देखेंगे मार्क्सवाद के उदय के कुछ कारण, यानी मार्क्सवाद का उदय जो हुआ था वो किस कारणों से हुआ था। अब हम उनके कारणों को देख लेते हैं। पहला आप लिख सकते हैं औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति ने पूंजीवाद के विकास को जन्म दिया जिसके परिणाम स्वरूप मजदूर वर्ग और पूंजीपतियों के बीच वर्ग संघर्ष बढ़ा, यानी औद्योगिक क्रांति की वजह से ही मार्क्सवाद का या पूंजीवाद का उदय हुआ। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं सामाजिक असमानता। पूंजीवाद ने सामाजिक असमानता को बढ़ावा दिया जिसके कारण मजदूर वर्ग और असंतोष बढ़ गया, यानी मजदूर वर्ग में असंतोष बढ़ गया, यानी जो हमारी असमानताएं थी वो पैदा हो गई जिसकी वजह से मार्क्सवाद का उदय हुआ। नेक्स्ट आप लिख सकते हैं शोषण।
मार्क्स का मानना था कि पूंजीवाद मजदूर वर्ग का शोषण करता है, जिसके कारण क्रांति हो सकती है। यानी पूंजीपति जो होते हैं वो हमेशा मजदूर वर्ग का शोषण करते हैं, जिसकी वजह से कभी ना कभी क्रांति हो सकती है, और मार्क्सवाद का इसी वजह से उदय भी हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं, मार्क्सवाद का अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यह विश्व को पूंजीवादियों और समाजवादी देशों के बीच संघ के स्थान के रूप में देखता है। मार्क्सवादी विचारकों ने साम्राज्यवाद, असमानता और विकास जैसी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के महत्वपूर्ण मुद्दों पर महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यानी कहीं ना कहीं हम मार्क्सवाद का महत्वपूर्ण योगदान देख सकते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे मार्क्सवाद की क्या क्या आलोचना है। अगर इसकी कुछ पॉजिटिव चीज़ें हैं तो नेगेटिव चीज़ें भी तो होंगी, अगर इसके कुछ लाभ हैं तो इसके नुकसान भी तो होंगे। तो अब हम इसकी आलोचना के बारे में देखेंगे कि किस तरह से या किन मुद्दों पर इसकी आलोचना की जाती है। पहला आप इसमें लिख सकते हैं, अत्यधिक सरलीकरण। कुछ आलोचकों का तर्क है कि मार्क्सवाद अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की जटिलताओं को अत्यधिक सरल बना देता है। यानी ये जो है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की जो जटिलता है उसको कुछ ज़्यादा ही सरल बना देता है। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं, निर्धारकता। कुछ आलोचकों का तर्क है कि मार्क्सवादी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को अधिक व्यवस्था द्वारा निर्धारित करता। कुछ आलोचकों का तर्क है कि मार्क्सवादी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को आर्थिक व्यवस्था द्वारा निर्धारित करता है, जो अन्य कारकों को कम करके आंकता है, जैसे कि राजनीतिक संस्था और सांस्कृतिक मूल्य और इतिहास। यानी ये जो है ये आर्थिक स्थिरता को ही बढ़ावा देता है, और जो अन्य कारक हो जाते हैं जैसे कि राजनीतिक संस्था, सांस्कृतिक मूल्य और इतिहास, उसको कम आंकता है। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं, क्रांति पर अत्यधिक ध्यान। कुछ आलोचकों का तर्क है कि मार्क्सवादी क्रांति पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित करते हैं और अन्य प्रकार के राजनीतिक परिवर्तनों को नजरअंदाज करते हैं। यानी कुछ आलोचक ये भी कहते हैं कि ये सिर्फ क्रांति पर ध्यान देते हैं, और जो राजनीतिक परिवर्तन होते हैं उन पर इनका ध्यान नहीं जाता, ये सिर्फ क्रांति पर ही बल देते हैं। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और यहाँ आपकी यूनिट नंबर 1 का पूरे ही जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो कवर हो चुके हैं। एंड फॉर मोर कनेक्टिविटी आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टाग्राम आईडी, यूट्यूब चैनल और ब्लॉगर के साथ भी जुड़ सकते हैं। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जो हमारा ऐप है द लर्नर्स कम्युनिटी DUSOL, इसको डाउनलोड कर लीजिए, जो कि आपके एग्ज़ाम में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। यहाँ आप मैंने जो आपको अभी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाए हैं वो आप PDF के रूप में यहाँ देख सकते हैं। अपना जो एडमिट कार्ड है और जो डेट शीट वगैरह है सभी आप इस ऐप में देख सकते हैं और इजीली डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ आपको बुक्स भी मिल जाएंगे, नोट्स भी मिल जाएंगे। तो आप जल्दी से फटाफट से हमारा ऐप द लर्नर्स कम्युनिटी DUSOL को भी डाउनलोड कर लीजिए, और मेरी वीडियो को लाइक करना एंड जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर देना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।